नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि यूपी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है। दोस्तों सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सीखने का पठार। नेक्स्ट दोस्तों है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। दोस्तों बुद्धि लब्धि एक गणना है और जिससे बुद्धि का आकलन लगाया जाता है। जर्मनी मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड बिने ने जो है इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सूत्र दोस्तों है वो दोस्तों है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है। और मानसिक आयु की दोस्तों बात करें तो मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य करना। वास्तविक आयु से तात्पर्य दोस्तों किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु जो उसकी रियल एज होती है। अगला दोस्तों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एल थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया था। और बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि अधिगम के प्रयास एवं सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है, किंतु वह बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है, थॉर्नडाइक। और इनका प्रयोग दोस्तों जो है बिल्ली पे था। अगला दोस्तों, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। दोस्तों गुणसूत्र हमेशा युग्म में होता है और मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है 23। अगला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने एक चूहे पर किया था और जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ है, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर के द्वारा किया गया था। अगला दोस्तों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। दोस्तों प्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर ने जो है अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और कोहलर ने दोस्तों अपना प्रयोग जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर दोस्तों है, अधिगम के सिद्धांत से, जिसको सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइड थ्योरी भी कहा जाता है, जो अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन फोर दोस्तों सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों बुद्ध के तरल एवं क्रिस्टलाइज प्रतिमान का प्रतिपादन आरवी कैटल के द्वारा किया गया था। और तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नारी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, आरवी कैटल के द्वारा। अगला, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसके सुधार हेतु किया जाता है। दोस्तों एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मक समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया था। और यह विधि किसी व्यक्ति के अनोखे विचार तथा समस्या समाधान हेतु बहुत ही उपयोगी कारक साबित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सृजनात्मकता। अगला है, गोलमैन निम्न से किससे संबंधित हैं। दोस्तों गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था और गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है, संवेगात्मक बुद्धि। अगला, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। दोस्तों ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है और ये सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा वर्ष 1943 में दिया गया था, जबकि अन्य तीनों का संबंध अधिगम से है।
अगला है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। दोस्तों ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया था, जिसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञान। अगला, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा। दोस्तों एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, जो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। और ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। नेक्स्ट दोस्तों है निम्न से कौन सा अधिगम के प्रकार का कारण नहीं है। दोस्तों सीखना या अधिगम जब स्तर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। और अधिगम का पठार के कारण हो सकते हैं ज्ञान की सीमा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा, कार्य की जटिलता। और विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन सेकंड है, विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं। बाकी प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा ये अधिगम के पठार के कारण हैं। अगला दोस्तों अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, गेट्स व अन्य की परिभाषा है। अगला है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करता है। दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन का संबंध बुद्धि से है, और इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों सही है, बुद्धि का। अगला दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी के रूप में किया है। तो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन सेकंड, जुंग। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। दोस्तों बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेश तत्व होता है। और परिवार के पश्चात समाज वह संस्थान है जहां बालकों का सर्वांगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। तो राइट आंसर दोस्तों है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगला है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। दोस्तों शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी तेज गति से होता है, और द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। तो राइट आंसर है द्रुतगामी विकास का नियम। अगला है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, एकीकरण, विकास की दिशा से संबंधित सिद्धांत बाल विकास से संबंधित हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला विकास के परिणामस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसने दिया था। दोस्तों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसेल ने विकास के संदर्भ में कहा है कि विकास के परिणामस्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गैसेल। अगला है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन ए मैकडूगल ने संवेग से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता इत्यादि हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियों का विकास किया गया है। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये कथन किसका है। दोस्तों किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं, और इसे परिभाषित करते हुए रॉस ने कहा है कि अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, रॉस। अगला है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियमों का प्रतिपादन किया है। उन तीनों नियमों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बहुअनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल न होकर थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधित सहायक नियमों में। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बहुअनुक्रिया का नियम जो है ये मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में शामिल है। अगला है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है।
दोस्तों डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया और ये व्यक्तिगत रूप से सीखने के उद्देश्यों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। तो राइट आंसर दोस्तों सेकंड, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया और इनके अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जी जनरल फैक्टर एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी कि एस फैक्टर। और जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह उतना ही जो है तेज होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलॉव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो दोस्तों सीखने के उद्दीपन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। तो पहला दोस्तों सही है। सेकंड दोस्तों है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही दोस्तों है। थर्ड दोस्तों सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, ये पावलोव का है। और फोर्थ दोस्तों सीखने का समग्र सिद्धांत, दोस्तों ये शिक्षा का दर्शन है और ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों सही है। और अगला दोस्तों है इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों सृजन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसिस गाल्टन को जाना जाता है और इसका उद्देश्य आनुवंशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना था। तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सेकंड गाल्टन। सृजन शास्त्र के पिता के रूप में गाल्टन जाने जाते हैं। अगला है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। दोस्तों ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रिस्मर ने जो है की है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट क्रिस्मर। और अगला कुछ दोस्तों सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, एक कथन किसका है। दोस्तों सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। और सृजनात्मकता के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन फोर क्रो एंड क्रो। नहीं दोस्तों विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति इनमें से किस अवस्था से संबंधित है। दोस्तों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था से होती है जो कि 13 से 15 वर्ष मानी गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ मध्य किशोरावस्था। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए थे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।